जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई एम योर साइंस मेंटोर और आज हम बायोलॉजी में थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सेल और सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया है और आज हम प्लांट टिश्यूज को पढ़ेंगे। आई होप आपको लास्ट के 2 लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर होगा और अगर नहीं भी है तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके सो बिफोर वी टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या किया। हमने ये जाना कि सेल क्या है, वो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया, सेल के अकॉर्डिंग सेल्स कितने हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था कि वो मल्टी सेलुलर हैं कि यूनिसेलुलर हैं। देन न्यूक्लियस किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है, इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। और ऐसे ही हमने बहुत डिटेल में सारा सेल को पढ़ा और उसको स्टडी किया। सो नाउ टुडे विल टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। बिफोर कमिंग टू प्लांट टिश्यूज, प्लांट यहाँ पे एक वर्ड आया है, थोड़ा सा प्लांट के बारे में जानते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी प्लांट। हमने लास्ट लेक्चर में प्लांट और एनिमल सेल को थोड़ा सा स्टडी किया था ब्रीफ में, पर हमने एक टर्म जरूर पढ़ी थी वहां पे, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को हमने बोला था कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है। तो आप जानते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको याद हो, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि प्लांट्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं एज वेल एज एनिमल्स, बिकॉज दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। और एक और टर्म आई थी, वो ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल होता है। तो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि यहाँ पे प्लांट टर्म आई है तो प्लांट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेट करता है हमेशा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट का प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए हम उनको एक टर्म भी बोलते हैं, हम प्लांट्स को बोलते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। That's why we call them as autotrophs. Autotrophs का मतलब क्या है? The organisms which can make their own food are autotrophs. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम प्लांट टिश्यू के अंदर क्या पढ़ेंगे, पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टिश्यू है क्या। हम लोग प्लांट टिश्यू बोल रहे हैं, प्लांट तो आपको पता लग गया, पौधा, पेड़, बट टिश्यू क्या है उसको भी स्टडी करेंगे। देन सेकेंड, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में फर्क क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देन थर्ड इज परमानेंट टिश्यूज, देन वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड देन एक और क्लासिफिकेशन जानेंगे प्लांट टिश्यूज की, दैट इज ग्राउंड, वेस्क्यूलर एंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो पार्ट 1 में हम लोग टिश्यू के बारे में जानेंगे, देन विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू एंड विल स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेक्चर आज का हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है, तो पहले पार्ट 1 को पढ़ते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या लिखा है? टिश्यू की डेफिनेशन लिखी है। इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ें, थोड़ा सा मैं आपको लेमन लैंग्वेज में और एक बेसिक टर्म्स में डिफाइन करना चाहती हूँ कि टिश्यू है क्या। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का। और ये कौन से सेल्स का ग्रुप है? कोई भी सेल्स नहीं, देयर इज अ बेसिक टर्म, व्हाट इज दैट? जो सेल्स स्ट्रक्चरली, यानी कि जिन सेल्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और उनका ओरिजिन सेम है, वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम है। जिस भी सेल की ये 3 चीज कॉमन है, जब वो सारे सेल्स एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं तब हम बोलते हैं टिश्यूज। स्ट्रक्चर मतलब
एक जैसी शेप और स्ट्रक्चर होना, एक जैसी दिखने वाले, और फंक्शन एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है तो वो रेस्पिरेशन ही कर रहा है, कोई डाइजेशन में इन्वॉल्व है तो वो डाइजेशन ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन वाले एक साथ आ गए और टिश्यू बना दिया, नहीं। जो सेल्स डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं, जब वो एक साथ आएंगे तब वो डाइजेस्टिव टिश्यू बनाएंगे, डाइजेशन में हेल्प करने वाला ऑर्गन बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन ऑरिजिन, यहाँ पे एक टर्म आती है ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या है? जो एक ही जगह से आए हैं, जिनकी मदर एक है, जिनको जन्म एक ही बॉडी ने दिया है, दैट इज ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब ये है कि दे हैव सेम मदर, एक ही जगह से ऑरिजिनेट हुए हों जो सेल्स, जब वो एक साथ आएंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू। अब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। जब ये एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं तो ये एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड दैट इज नोन एज टिश्यू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द स्लाइड, और यहाँ पे आप एक पिक्टोरियल व्यू देख रहे हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये पिक्चर रिप्रेजेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, व्हाट दिस पिक्चर डिफाइंस। आप यहाँ पे एक सेल देख रहे हैं, जब ऐसे ही सेल्स एक साथ एक ग्रुप में आते हैं तो उन्होंने टिश्यू बनाया, और जब टिश्यूज इकट्ठे हुए तो उन्होंने बनाया ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या है? स्टमक। ठीक है, और जब ऑर्गन्स इकट्ठे आए एक साथ तो उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम। दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम। आपको स्टमक दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिज्म। जब ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो देन वी हैव ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सेल्स का ग्रुप आया, उन्होंने बनाया टिश्यू। जब एक साथ टिश्यू अलाइन हुए तो उन्होंने बनाया ऑर्गन। जब ऑर्गन्स आए तो उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम आए तो उन्होंने बनाया इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गन आया, स्टमक आया, स्टमक के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब सब आ गए तो हमारे पास बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ये सब किस में रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं ये। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया और जब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ आए तो उन्होंने बना दिया ऑर्गेनिज्म। तो एक इंडिविजुअल, यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं, जिसमें रेस्पिरेशन कर रहा है एक सिस्टम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सिस्टम सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब जाके एक ह्यूमन बींग बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। सो दैट इज द डायग्रामेटिक व्यू और द रिप्रेजेंटेशन की कैसे एक ऑर्गेनिज्म बना। ओके, देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। यहाँ पे आप लोग पिक्टोरियल व्यू तो देख रहे हैं। अभी पिक्टोरियल व्यू से ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस क्या है, पर हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पे प्लांट और टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के डिफरेंस में हम जानेंगे कि ये डिफरेंस है क्यों, व्हाई, और डिफरेंस क्या है, व्हाट, और डिफरेंस कैसे है, हाउ। अब हम बात करेंगे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज अ डिफरेंस, एंड हाउ इज दिस डिफरेंस। ओके, चलिए जानते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच का डिफरेंस। प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू। ओके, प्लांट, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए प्लांट कैसा दिखता है। एक पेड़ कैसा दिख रहा है आपको, एक जगह पे स्थिर, एक जगह पे खड़ा हुआ स्टिल। क्या प्लांट मूव कर रहा है, चल पा रहा है? नहीं, एक ही जगह पे अवेलेबल है। सो देयर इज नो लोकोमोशन इन दैट। क्योंकि प्लांट के अंदर कोई लोकोमोशन नहीं है,
कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो इसको लोकोमोटिव टिश्यूज की कोई जरूरत नहीं है, इसको मूवमेंट नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? सपोर्ट। जब आप एक जगह पे खड़े हैं तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, गॉट इट? इसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? इसको सपोर्ट चाहिए, और इसको सपोर्ट कैसे मिलेगी? जब सेल डेड होंगे, डेड सेल्स, बिकॉज डेड सेल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके दूसरी तरफ अगर आप एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स में क्या है, अपने आप को कंसीडर करके देखिए। आप एक जगह पे स्थिर है, ऑफ कोर्स अभी क्लास ले रहे हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे होंगे, बट वैसे आप मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन है लोकोमोट करने का, एम आई राइट? मूवमेंट आप कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास मसल सेल्स भी हैं, लोकोमोटरी टिश्यूज हैं, जिनसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो हमारे अंदर यानी कि एनिमल टिश्यूज यानी कि एनिमल सेल्स में यानी कि एनिमल्स में लोकोमोशन का ऑप्शन है, लोकोमोशन प्रेजेंट। अगर लोकोमोशन है तो मसल टिश्यूज हैं हमारे पास, हम अपना मसल्स को यूज कर कर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एम आई राइट? मसल टिश्यू है, तो हमारे अंदर मसल टिश्यू है, हमें लोकोमोशन इन्वॉल्वमेंट है, हमें मूव करना है इधर से उधर, हमें एक्टिव सेल्स चाहिए, हमें एक्टिव सेल्स चाहिए, इसलिए हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं, हमारे पास लाइव सेल्स होते हैं, वी हैव लाइव सेल्स, ठीक है? देन सेकंड पॉइंट इज व्हाट? प्लांट्स के अंदर कोई यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है, कुछ टाइम पे उसकी टहनियां यानी कि ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, कभी पत्ते ग्रो कर रहे हैं, कभी उसके ट्रंक स्टेम ग्रो कर रहा है, तो कोई यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला कि प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, यानी कि दोनों के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, और दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि दोनों के अंदर एक से ज्यादा सेल अवेलेबल है, बट फिर भी दोनों के टिश्यूज डिफरेंट हैं, वो इन सब फैक्टर्स के कारण। अब हमने बोला कि यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। एनिमल्स की बात कीजिए, अपनी खुद की बात कीजिए, ह्यूमंस की, आपके पास यूनिफॉर्म ग्रोथ है। कैसे? अगर आपके पैर का साइज बढ़ रहा है तो एक यूनिफॉर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके हाथ का साइज भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पैर का ही साइज बड़ा होगा, पैर ही लंबा होगा और हाथ छोटे छोटे रह गए, नहीं, उसके ही अकॉर्डिंग एक डिफाइंड फॉर्म में आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी, आपकी आंखें, आपका नोज, आपके लिप्स, सब कुछ डिफाइन होंगे। इनफैक्ट छोटा सा आप देखेंगे तो आपके नेल का साइज भी, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप सिर्फ पैदा हुए थे, यू वर जस्ट बॉर्न, तो आपके नेल का साइज भी बहुत छोटा था, अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा बड़ा है। ओके आपके हाथों का साइज, आपके पैरों का साइज, आपकी हाइट, तो आपके अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ बड़े हो गए और पैर नहीं हुए, पैर बड़े हो गए और हाथ नहीं बड़े हुए। ओके तो एनिमल्स के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ है। तो ये हमने कुछ जर्नल टर्म्स में डिफरेंस जाना प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच का। अब आगे करते हैं प्लांट टिश्यू को और थोड़ा स्टडी। ये देखिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच का डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। मैंने आपको बोला था कि कोई लोकोमोशन अवेलेबल नहीं है, तो स्टेशनरी का मतलब क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पे हैं, स्टिल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स के अंदर। बट क्योंकि एनिमल के अंदर मोबिलिटी का ऑप्शन है, लोकोमोशन का ऑप्शन है, तो टिश्यूज उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन हुए हैं एनिमल्स के अंदर, क्योंकि मोबिलिटी है। ठीक है, देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है। कुछ डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। देन वी हैव मेनी ऑफ द टिश्यूज आर डेड, फॉर एग्जाम्पल कॉर, मैंने बोला था क्योंकि सपोर्ट चाहिए प्लांट को, स्टिल है तो डेड सेल्स हैं, और एनिमल टिश्यू के अंदर सेल्स लाइव हैं, लिविंग सेल्स हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है सेल्स की। देन वी हैव ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही ग्रोथ होगी, स्टेम एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं, पूरा लाइफ टाइम में ग्रो नहीं करते हैं स्टेम्स, एक पर्टिकुलर लेंथ और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं। तो ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज, और सर्टेन एरिया में ही ग्रोथ होगी, जो एरिया डिफाइंड होंगे प्लांट के अंदर सिर्फ उसी के अंदर ग्रोथ होगी, उसके बाद नहीं। ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज, पर्टिकुलर एरिया से ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह ग्रोथ हो रही है ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में अगर आप बात करेंगे।
तो ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन एरिया. देन वी हैव लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड. ज़्यादा मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, स्टिल है, तो पर्टिकुलर प्रोसेसेस में एनर्जी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. बट अगर आप एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए. ठीक है, हर एक प्रोसेस में मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए. अगर कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कहीं भी मेंटेनेंस का काम चलता ही रहता है. सेल के अंदर सेल, न्यू सेल्स विल फॉर्म एंड जो डेड सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते रहेंगे, डिवीजन चलती रहेगी. देन वी हैव प्लांट्स ग्रो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ एंड देन आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी स्टेज एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ. प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक ग्रोथ होती रहेगी. एनिमल्स के अंदर आप बात करेंगे, सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. हाइट का ले लीजिए आप, मैक्स टू मैक्स 18 ईयर्स तक हाइट इंक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज नहीं होती है हाइट ह्यूमंस की. ठीक है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स में ऑलमोस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं. ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, कभी लीव्स ग्रो कर रहे हैं, लीव्स का साइज ग्रो कर रहा है, कभी उसका ट्रंक साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्टेम, छोटे पौधे में बात करेंगे तो स्टेम का साइज इंक्रीज हो रहा है, रूट्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा. बट एनिमल्स में अगर आप बात करेंगे तो अगर एक ह्यूमन की बात करेंगे आप, तो एक पर्टिकुलर एज तक ही हाइट इंक्रीज होगी. कोई एनिमल भी ले लीजिए, कैट ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, उसके एक पर्टिकुलर एज तक ही जितना उसने ग्रो करना है वो ग्रो करेगा, उसके बाद नहीं. ठीक है, तो आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ. तो ये था हमारा कुछ प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू, कुछ हमने डिफरेंस जाना दोनों के टिश्यूज के बीच का. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, ओके, तो कॉन्सेप्ट चार्ट पे आने से पहले एक छोटी सी बात और जानते हैं. वो क्या? वो ये कि अभी प्लांट के अंदर हमने बोला कि लेस मेंटेनेंस एनर्जी और ग्रोथ कुछ सर्टेन एरियाज में कन्फाइंड है. ये सेंटेंस आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज. इसका मतलब क्या है? कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रोथ हो रही है, तो जहां पे ग्रोथ होगी वहां पे डिवाइडिंग सेल्स होंगे. सेल्स डिवाइड होंगे तभी ग्रोथ होगी ना, स्टिल नहीं है वहां पे प्रोसेस, वहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ चल रही है, तो वहां पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं. तो डिवाइड हो रहे हैं तो एक टर्म आती है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और डिवाइडिंग सेल्स. तो वहां पे एक टर्म आती है मेरिस्टेमेटिक, मतलब वहां पे डिवाइडिंग सेल्स हैं. और जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, नो ग्रोथ, जिस रीजन में ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट के, वहां पे क्या होगा? परमानेंट सेल्स होंगे, परमानेंट टिश्यू होगा. जिसने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है अपना, परमानेंट टिश्यू और सेल्स, जिसका एक फंक्शन डिफाइन होगा है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा अब, वो उस रीजन में आएगा जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है और वहां पे परमानेंट टिश्यू अवेलेबल होगा. और जहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे. तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा. और ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चार्ट है. सबसे ऊपर आप देख रहे हैं प्लांट टिश्यू लिखा हुआ है. प्लांट टिश्यू को उन्होंने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक को अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? मेरिस्टेमेटिक को हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? कि डिवीजन हो रही है, डिवाइडिंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है? जहां पे डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे, उन्होंने एक सर्टेन लेवल ऑफ फंक्शन अटेन कर लिया, नाउ दे आर नॉट डिवाइडिंग. देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उन्होंने तीन अलग क्लासिफाई कर दिया, तीन और डिविजन्स में. वन इज एपिकल मेरिस्टेम, देन वी हैव लेटरल मेरिस्टेम एंड देन वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और परमानेंट टिश्यू को दो क्लासिफाई में करा है, दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया, दो फॉर्म्स में. वन इज सिंपल एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स. उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया. वन इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम. ये एक ब्रॉडर व्यू में आप टिश्यूज को पढ़ रहे हैं. हम धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक को पढ़ेंगे, फिर परमानेंट को पढ़ेंगे, फिर परमानेंट के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स को भी स्टडी करेंगे. इस पे एक बार दोबारा आएंगे जब हम लोग खत्म कर लेंगे टिश्यूज को. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक पे आएंगे. ओके, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू?
मेरिस्टेमेटिक टर्म के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि जहाँ पे सेल्स डिवाइडिंग फॉर्म में हो, डिवाइड कर रहे हो कंटिन्यूसली, वो मेरिस्टेमेटिक होता है। तो आप ये टर्म पहले डिफाइन करने की कोशिश, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में लिखा क्या है। प्लांट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन। ओके, एक टर्म आ रही है यहाँ पे, क्या टर्म है? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएट कर जाएंगे दूसरे प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। दो भारी भारी शब्द आ गए अंग्रेजी के, है ना? मुश्किल नहीं है, जानेंगे इसको, समझते हैं, बहुत आसान है। इन्होंने बोला कि वो प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो प्लांट टिश्यू जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है और ये सेल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिफरेंशिएट करते हैं और फिर कुछ और प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? हमारे पास ये कोई भी सेल है, ये अभी डिवाइडिंग स्टेट में है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवीजन कर सकता है। तो इसने डिवाइड किया, ओके, मान लीजिए ये रूट सेल में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड होने के बाद ये बन गया रूट सेल, रूट्स के अंदर है ये। अब इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्ब करना। रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करना। तो अब इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन हो गया, क्योंकि ये डिवाइड किया, इसने डिवाइड करा अपने आप को और एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया, तो ये बन गया रूट सेल। तो इसका मतलब क्या था कि जब यहाँ पे सेल इनिशियल स्टेज में था, जब इसका कोई फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ था, ये नॉर्मल सिंपल सेल था जिसका कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी कि इसका कोई नाम नहीं है। आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपका एक नाम है, अक्षय, अभय, जस्ट लाइक मी, कामना, जो भी आपका नाम है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपको लोग उस नाम से जानते हैं, ठीक है? तो वैसे इसके पास कोई नाम नहीं है अभी, दिस इज सेल। सेल तो बहुत सारे हैं, है ना? बट जैसे ही इसने डिफरेंशिएशन की, यानी कि जब ये डिवाइड करा और इसने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन किया, तो ये रूट सेल बन गया। अब इसके पास एक आइडेंटिटी है कि भाई ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये रूट का सेल है, ये सिर्फ रूट्स में ही मिलता है। फाइन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जब सेल, उसके पास कोई पर्टिकुलर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो डिवाइड कर कर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, एक स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब आपको याद रखना है हमेशा, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। जब इसने डिवीजन की तो ये डिफरेंशिएटेड सेल बन गया, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब डिफरेंशिएटेड सेल, अब इसका पर्टिकुलर फंक्शन है, ये रूट्स में है, तो ये रूट्स को जो जो काम करना होता है ये वो सब परफॉर्म करेगा। ठीक वैसे ही जब मैं बोल रही हूँ कि लिसन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में तो सब है ना, जितने भी लोग लेक्चर ले रहे हैं, जितने भी बच्चे लेक्चर ले रहे हैं, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स हैं। बट अगर मैं पर्टिकुलर नाम से आपको बुलाऊं तो आप डिफरेंशिएटेड हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, आपके पास यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक वैसे ही ये डिफरेंशिएटेड सेल है। तो ये आसान हो गया अब समझना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप अब इसकी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन पढ़िए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स loses its ability to divide and develops into permanent tissue with a specific shape, size and function. अब उसके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, अब वो डिवाइड नहीं करेगा, अब उसकी डिवीजन वाली एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डिवाइड किया हो उसने, डिवीजन की और एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर ली, साइज और एक स्पेसिफिक फंक्शन आ गया, अब वो डिफरेंशिएटेड सेल बन चुका है। दिस इज डिफरेंशिएशन। ओके, लेट्स कम टू द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अभी जस्ट हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए, वो सेल्स, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, डिवीजन के बाद, अपने आप को परमानेंट सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट सेल्स और उसके ग्रुप को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे वही लिखा है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्होंने अपनी कैपेसिटी लॉस कर दी है, जिनके पास अब डिवाइड करने वाली कैपेसिटी नहीं है, वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, परमानेंट सेल्स बनाते हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्सेस परमानेंट टिश्यू करते हैं।
थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बेसिक टर्म्स में जानते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने आपको बोला कि इसमें सेल्स कंटिन्यूसली डिवीजन स्टेट में इन्वॉल्व हैं, डिवाइड करते रहेंगे यहाँ पे सेल्स। तो सेल्स क्या हैं? एक्टिव सेल्स हैं और लिविंग सेल्स हैं, बिकॉज इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। ठीक है। परमानेंट सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स की बात करेंगे वो डेड हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, उनके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही हैं, उन्होंने फंक्शन अटेन कर लिया, उनको डिवीजन नहीं करना है, सो दे आर मोस्ट प्रोबेबली डेड। लिविंग भी मिलते हैं, कुछ केसेस में लिविंग सेल्स भी होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली डेड ही होते हैं परमानेंट टिश्यू में सेल। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो ग्रोथ शो करेंगे, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ प्रेजेंट, डिवाइड करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे। जो परमानेंट टिश्यू में सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप, फंक्शन और साइज अटेन कर चुके हैं, अब उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है अभी। डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके पर्टिकुलर फंक्शन इनके पास आएगा। अभी तो इनके पास कोई यूनिक आइडेंटिटी ही नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो हैं जिनके पास कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि नो स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। अभी इनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इनके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि अभी मैंने बोला कि रूट के अंदर जो सेल्स है उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, उनको पानी एब्जॉर्ब करना है तो वो पानी ही एब्जॉर्ब करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। गॉट इट? इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अभी डिफाइंड ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि शूट में भी जा सकते हैं, लीव्स में भी जा सकते हैं, और वो रूट के अंदर भी जा सकते हैं, रूट सेल्स भी बन सकते हैं। तो अभी उनका फंक्शन डिफाइन होना है। ठीक वैसे ही जैसे आप 10th स्टैंडर्ड के बाद एक स्ट्रीम लेते हैं, साइंस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, उससे पहले तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो सब हर कोई पढ़ रहा है, सब बच्चे सारे वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, मैथ, साइंस, SST जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आता है। तो आप ये सब एक ही साथ पढ़ रहे होते हैं, बट उसके बाद आप लोग डिफाइन करते हैं अपने आप को। कोई कहेगा कि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, कॉमर्स वाले अलग हो जाएंगे, आर्ट्स वाले अलग हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अभी 10th तक आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, डिफाइंड नहीं है, आपके पास यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते, सब एक ही जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। बट जैसे ही परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो आप अलग अलग कर दिए जाएंगे, साइंस वाले अलग हो गए, आर्ट्स वाले अलग हो गए, कॉमर्स वाले अलग हो गए। गॉट इट? ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन किया गया है कि उसका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन क्या है उसके बेसिस पे हमने 3 फॉर्म्स में उसको डिफाइन किया, प्रो मेरिस्टेम, देन प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड देन वी हैव सेकेंडरी मेरिस्टेम। 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जानते हैं कि ये तीनों हैं क्या। प्रो मेरिस्टेम क्या है? प्रो मेरिस्टेम वो वाली मेरिस्टेम है, सेल जब उस स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डायरेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जब वो अर्ली फेज में है, बहुत यंग है, अर्ली फेज में जब सेल प्रेजेंट है, यंग सेल है, या फिर कह लीजिए जो फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है एक ऑर्गेनिज्म की, दैट इज व्हाट, एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है सेल, तो जो उसके पास मेरिस्टेम इन्वॉल्व है, उसके पास मेरिस्टेम प्रेजेंट है, दैट इज प्रो मेरिस्टेम। तो अर्ली फेज में यंग सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कह लीजिए, ठीक है। तो उस टाइम जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। और कुछ टाइम के बाद, अब आपको ये याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि जब मैं मेरिस्टेम बोल रही हूँ तो मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिवाइड होके, डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लेगा। तो जब प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनने के बाद जब वो डिफरेंशिएट कर जाएगा,
तो वो परमानेंट बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। क्या प्रोसेस होएगा बीच में? एक प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस क्या होगा? डिफरेंशिएशन। सेल का पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन हो गया यहाँ पे। गॉट माई पॉइंट? ओके, प्राइमरी के बाद हमने बात की कि प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया, प्राइमरी से ही सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करके क्या बन जाता है? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू कहीं और से नहीं निकल के आता है, परमानेंट टिश्यू पहले कहीं से नहीं निकल के आया, पहले मेरिस्टेम ही था, मेरिस्टेम डिवाइड हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हुए, उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन किया और वो परमानेंट की कैटेगरी में चले गए। तो ये था हमारा प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी हमने ओरिजिन के बेसिस पे बात की थी, ओरिजिन मतलब उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से आए हैं, तो प्रो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे अवेलेबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन लेटरल मेरिस्टेम। जानते हैं ये तीनों टर्म्स क्या बोलती हैं? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये एक्सप्लेन क्या करना चाहती है? ओके फाइन। अब आपके पास ये एक डायग्राम है, पिक्टोरियल व्यू है, जिसमें आपको एपिकल मेरिस्टेम दिखाई गई है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखाई गई है और लेटरल मेरिस्टेम दिखाई गई है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, एपिकल क्या है, इंटरकैलरी क्या है और लेटरल क्या है। देखिए, एपिकल, एपिकल का मतलब टिप, टिप पे प्रेजेंट होना इज एपिकल। पहले एपिकल के बारे में जानते हैं। एट टिप, जो भी मेरिस्टम या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिप पे प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम दो जगह पे होती है, ध्यान से सुनना है आपको ये बात, दो जगह पे अवेलेबल होती है, शूट में यानी कि स्टेम में, स्टेम की बिगनिंग पे प्रेजेंट होती है, स्टेम की टिप पे होती है, तो बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और यही सेम मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, अगर रूट टिप्स पे होगी तो क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे डायग्राम में नहीं शो हो रहा है। इफ एट शूट टिप, इसको बोलते हैं साम या फिर सैम, जैसे भी आपको याद हो, SAM, सैम या फिर साम, जो भी आप याद करना चाहें। ये हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड इज एट रूट टिप्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। RAM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। फुल फॉर्म लिख देते हैं इसकी, यहाँ पे लिख देते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये होगी हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप्स की होगी, शूट, जो शूट की टिप पे अवेलेबल है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट की टिप पे अवेलेबल है दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम तो क्लियर हो गया होगा। अब इंटरकैलरी के बारे में जानते हैं, इसको क्लीन कर दें, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है क्या? इंटर वर्ड आ रहा है, इंटर, इंटर का मतलब कोई भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस या फिर उनके बीच का गैप, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे आपको नोड्स दिख रही होंगी, जहां से एक नई स्टेम ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ से एक नई स्टेम ओरिजिनेट कर रही है, नोड, ठीक है, जहां से एक नई शूट आ रही है दैट इज नोड, और इनके बीच का एक डिस्टेंस है, इनके बीच का एक डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड।
दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? इंटरनोड। उनके बीच के गैप को बेसिकली क्या बोल रहे हैं? इंटरनोड। और जो इस गैप के बीच में अवेलेबल होती है ना मेरिस्टेम हमारे पास, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका फंक्शन क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या है तो प्रेजेंट ये दो नोड्स के बीच में, इसका काम जानते हैं क्या है? दो नोड्स के बीच में जो लेंथ इंक्रीज होगी प्लांट की, शूट की या फिर स्टेम कह लीजिए, वो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? कौन है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स। मेरिस्टेम है तो सेल्स डिवाइड करेंगे, ये लेंथ कौन इंक्रीज करवाएगा? अदरवाइज लेंथ इंक्रीज ही नहीं होगी। अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी नहीं तो ये लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। और ये लेंथ इंक्रीज कौन करवा रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेंथ इंक्रीज हो रही है बिटवीन टू नोड्स, यानी कि इंटरनोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल लेंथ कौन इंक्रीज करवाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। देन द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। लेटरल, ओके फाइन। हमने अभी ये तो बात कर ली कि लेंथ वाइज कैसे इंक्रीज हो रही है शूट। हमने ये नहीं बात की डायमेट्रिकली गर्थ, विड्थ कैसे इंक्रीज होगी, यहां से ऐसे प्लांट की विड्थ कैसे इंक्रीज होगी। इस विड्थ को इंक्रीज करवाने के लिए, यानी कि ट्रंक का जो डायमीटर है वो और बड़ा हो जाए और चौड़ा हो जाए और विड्थ इंक्रीज हो जाए, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अगर लेटरल मेरिस्टेम है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो जो प्लांट है, पेड़ है, उसकी गर्थ, उसकी ट्रंक यानी कि उसकी स्टेम की गर्थ इंक्रीज हो सकती है, डायमेट्रिकली वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर girth. Okay, so these are the three meristems: apical, intercalary and lateral. Apical में हमने दो meristems पढ़ी, root apical meristem and shoot apical meristem. Fine. Then we have two types of growth. हमने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा, प्लांट में लोकेशन के बेसिस पे तीन मेरिस्टेम थी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या हैं और उसमें कौन सी मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व हैं। जब आप ग्रोथ की बात करेंगे तो पहली आती है प्राइमरी ग्रोथ। अगर प्लांट के अंदर कोई भी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, तो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसमें दो मेरिस्टेम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो टाइप की हैं, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड वी हैव, ओके सॉरी, एपिकल मेरिस्टेम तो इन्वॉल्व है, बट एक और मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। याद होगा आपको, मैंने बोला कि लेंथ इंक्रीज करवाने की बात कर रहे हैं, तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज करवाने के लिए। डन। देन वी हैव सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब गर्थ इंक्रीज होनी है प्लांट की, पेड़ की गर्थ इंक्रीज होगी, डायमेट्रिकली वो ग्रो करेगा, वो और चौड़ा हो जाएगा उसका ट्रंक, ठीक है, विड्थ इंक्रीज होगी। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लेटरल मेरिस्टेम। हमने अभी पढ़ा गर्थ इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम। ये अगर प्लांट है आपके पास तो उसकी गर्थ इंक्रीज होगी इससे, दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो जाना, उसके सेल्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। सेल्स बहुत एक्टिव हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वेरी एक्टिव सेल्स। क्यों एक्टिव क्यों है भाई सेल्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स एक्टिव क्यों हैं? बिकॉज दे आर यंग सेल्स, डेड नहीं है ना, अभी डिवीजन स्टेट में है, यंग सेल्स हैं। साइटोप्लाज्म डेंस है, इसका मतलब क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, उसको अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करना है डिवीजन का, तो उसके पास ऑर्गेनेलिज तो अच्छी होनी चाहिए ना, ऑर्गेनेलिज तो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। कोई ऑर्गेनेली नहीं है तो वो डिवीजन कैसे परफॉर्म करेगा? तो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल ऑर्गेनेलीज अवेलेबल हैं उसके पास, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट
ओके, सेलुलोजिक वॉल्स थिन है बिकॉज वो कॉन्टिन्यूअस डिविजन में इन्वॉल्व है, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो थिन है, पतली हैं। देन द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस डिसाइड करता है सेल की डिवीजन को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। अगर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस अपनी प्रॉपर स्टेट में नहीं होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, तो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। देन वी हैव लैक वैक्यूल्स। ओके फाइन, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स का रोल क्या है। वैक्यूल्स का रोल है स्टोरेज, स्टोर स्पेस, हमने बोला था स्टोर रूम, ऐसे भी याद करने की कोशिश की थी। तो अभी इनके पास वैक्यूल्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको कुछ स्टोर नहीं करना है, ये तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, इनको क्या स्टोर करना है? कुछ भी तो नहीं, परमानेंट सेल्स को स्टोर करना है, इनको स्टोर नहीं करना है, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं है। देन दीज आर टाइटली पैक्ड सेल्स, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। टाइटली पैक्ड का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कोई स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये कुछ फीचर्स पढ़े आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 प्लांट टिश्यूज के लेक्चर का, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ा, उसका ओरिजिन पढ़ा, ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स डिस्कस किए, एंड देन लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स डिस्कस किए, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स को जाना। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग परमानेंट टिश्यू को स्टडी करेंगे, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए पूरे जोश के साथ। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में प्लांट टिश्यूज के। जय हिंद।